गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ रणवन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। एक रात होती है जब लाइफ एंड डेथ पीक में मोरन आराम से अपने हाथ को अपने सिर के पीछे लिए रेस्ट कर रहा था। यहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती और वो छत को देखने लगता है। धीरे से उसकी मेमोरी में एक टाइम याद आने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखों में वो टाइम याद करने लगता है, वो मेमोरी जो कि कहीं ना कहीं उसकी यादों से बहुत जुड़ी हुई थी। जब वो पहली बार लाइफ एंड डेथ पीक आया था और चू वेनिंग का हैंडसम फेस उसने देखा। वो जैसे ही आया चू वेनिंग को देखा। कभी भी मोरन ने सोचा नहीं था कि क्या होगा, चू वेनिंग उसे अपनाएगा या नहीं। फर्स्ट टाइम उसने जैसे ही देखा एक इंसान जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो कि स्काई रीचिंग पगोड़ा बोला जाता है। गाइस, पगोड़ा होता है जो कि हमारे तिब्बत में मंदिरों का, बौद्ध मंदिरों का जो डिज़ाइन होता है चौकोर स्टाइल, उन्हें अक्सर लोग बाग पगोड़ा बोलते हैं। जहाँ पर 4 या 3 जो हैं स्तंभ का सिंबल सा बना होता है। बाकी हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में पगोड़ा किसी और चीज़ को भी बोल सकता है। ये स्तंभ होते हैं एक्चुअली। यहाँ पर वाइट रोब में एक इंसान बैठा हुआ था जिसकी बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो थी बाजुएं थी। बाजुएं इन द सेंस उसकी कपड़ों की बाजुएं थी। यहाँ पर 20 एल्डर बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक पर ही मोरन का ध्यान जाके रुकता है। वो था लाइफ डेथ पीक के ट्रेडमार्क सिल्वर ब्लू आर्मर पे, जो कि यहाँ पर सबने पहना हुआ था सिवाय इस बंदे के। उस दिन धीरे से मोरन अपना सिर जो है उठाता है, उस इंसान की तरफ देखता है जो कि अपना सिर झुकाकर अपना काम कर रहा था और उसने एक अलग सा आर्मर जो है पहना हुआ था। यहाँ पर साइड से देखने में वो इंसान बहुत जेंटल लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बिल्ली बैठी हो। और मोरन को वो इंसान काफ़ी पसंद आता है। ये इंसान और कोई नहीं, चू वेनिंग था। मोरन जो है वो बहुत दूर से उसे देख रहा होता है और अपनी आंखें नहीं हटा पाता। और फर्स्ट इंप्रेशन चू वेनिंग का उस पर बहुत अच्छा था। वो कहीं ना कहीं नहीं जानता था कि उसे लाइफ में रिपीटेड पनिशमेंट मिलेगी। वो उसका फेथ उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूअल था। और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं देख सकता था, ये जो इसे इतनी क्यूट सी बिल्ली नज़र आ रहा है, ये इंसान, इसके पंजे आगे चल के इसे कहीं ना कहीं जकड़ लेंगे, क्योंकि मोरन बहुत नॉटी था और उसे हर चीज़ के लिए पनिशमेंट मिला करती थी। ऑफ कोर्स वो जो इंसान गलती करेगा उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मोरन हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेता था। उसे लगता था उसका शिजुन उसे जान के पनिशमेंट दे रहा है, जबकि वो पनिशमेंट के लायक नहीं। क्योंकि अक्सर 14-15 साल की उम्र में जो टीनेज बॉयज़ होते हैं वो मस्ती तो करते ही हैं। तो उसे ऐसा लगता था कि उसका जो शिजुन है वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ स्ट्रिक्ट है। और मोरन मन ही मन अपनी अलग दुनिया में, अपने अलग ख्वाबों में खोया रहता था। यहाँ पर जो मोरन था, जिस जगह रहा करता था, वो एक डांसिंग हॉल था। बचपन से ही वो अनाथ था और वहाँ ऐसी जगहों पे रहा करता था और खाना बनाया करता था। एक बार उस जगह पे आग लग जाती है तो उसके अंकल, जो कि शूमेंग के पिताजी हैं, उसे वहाँ से बचा के लेके आते हैं। वो बस मरने ही वाला था, जैसे कोई एक धागे के अंतिम छोर पे उसे पकड़ के खड़ा हो और धागा टूटने वाला हो, बिल्कुल इसी तरीके से। ओरिजिनली वो जैसे ही लाइफ डेथ पीक में आता है, वो अपने लिए एक शिजुन देखना चाहता था जो उसे अच्छे से काइंड तरीके से ट्रीट करे और उसकी केयर करे सिंसियरली। यहाँ पर ये सब तो नहीं होता, बल्कि उसके जितने भी एफर्ट्स थे, चू वेनिंग जो है वो कम्प्लीटली उसे इग्नोर करता है और कहीं ना कहीं उसे हर गलती की पनिशमेंट मिलती है। वो थोड़ा सा भी गलत करता था तो उसे पीटा जाता था। और वो समझ गया था कि चू वेनिंग वैसा नहीं है जैसा वो सोचता था। इवन चू वेनिंग उसे कभी कभी कह दिया करता था, इन्फीरियर करेक्टर, क्वेश्चनेबल एबिलिटीज़, यानी कि तुम्हारा करेक्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है और तुम्हारी एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि मुझे संदेह है तुम्हारी चीज़ों पे। जिसकी वजह से जो हमारा मोरन है उसका बहुत दिल दुखा करता था, क्योंकि उसने जब पहली बार उस ब्लॉसम ट्री के नीचे जिस इंसान को देखा था वो इतना क्रूअल होगा उसने सोचा नहीं। और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि चू वेनिंग एज अ 9th हेवन कोल्ड मून है, जो कि जिसकी वो बहुत ज़्यादा सिंसियरली रिस्पेक्ट किया करता था। बट जब 9th हेवन कोल्ड मून का हर्ट जो है वो इतना ज़्यादा कठोर है, यहाँ पर मोरन जानता था कि उसने फोर्स किया था चू वेनिंग को एज अ डिसाइपल उसे लेने के लिए। यहाँ पर वो जानता था कि चू वेनिंग की नज़र में वो सिर्फ एक कचरे जैसा ही है। वो एक बास्टर्ड था जो कि एक ऐसे पवेलियन में पैदा हुआ जहाँ पर उसकी जो पिछली ज़िंदगी थी उन पे कहीं धब्बे थे, बहुत खट्टी और धुंधली गंदी यादें उसके साथ जुड़ी थी। तो मोरन को हमेशा ऐसा लगता था, उसे लोग मजाक उड़ाते थे, डिफरेंट तरीके से लेते थे और कहीं ना कहीं वो इसलिए चू वेनिंग को हेट करता था। उसे लगता था कि चू वेनिंग उसके पास्ट की वजह से उसे कहीं ना कहीं हेट करता है कि वो किस जगह से आया है, और इसलिए वो हमेशा ये सोचा करता था। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बड़ा हो रहा था और उसकी डिटर्मिनेशन सिर्फ इम्प्रेस करना था चू वेनिंग को, और वो ट्राई करता है कि कैसे उसका अटेंशन ग्रैब करे और वो खुद को प्रूव करना चाहता था। लेकिन इस टाइम में इफ़
सिर्फ एक शी में था जो उसे प्रेज़ किया करता था कि वेरी गुड, वेरी वेल। और यहाँ पर उसे ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से सारी खुशियाँ मिल रही हो। वो चू वेनिंग जो कि इतना डिग्निफाई उनका टीचर था, वो बस ऐसे बोल देता था नॉट बैड। बस ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं चुप जाती थी, क्योंकि हमें अक्सर अपने लोगों को प्रेज़ करना चाहिए। क्या पता किसके कितने एफर्ट्स हों हमारे लिए, लेकिन अगर हम कोल्ड फेस लेके घूमेंगे तो अक्सर लोग हमें गलत ही जज कर लेंगे। यहाँ पर चू वेनिंग उसे कभी प्रेज़ नहीं करता था, क्योंकि चू वेनिंग को नफ़रत झेलना आता था, सैडनेस झेलनी आती थी, लेकिन उसे कभी किसी को प्यार करना या किसी को प्रेज़ करना नहीं आता था। यहाँ पर मोरन को लगा करता था वो कितना भी काम कर ले, चू वेनिंग कभी उसकी तरफ नहीं देखता, और वो कितना मुश्किल से हर चीज़ को ट्राई करता है, वो कितना अच्छा है, लेकिन ये कोल्ड मैन एक बार भी अपना सिर हिलाकर उसकी चेहरे की तरफ देखता भी नहीं। मोरन जो है वो कहीं ना कहीं क्रेजी होया जा रहा था। भगवान जाने वो क्या चाहता था। उसका दिल करता था कि वो चू वेनिंग के गालों को जाके ज़ोर से पिंच कर दे। वो चाहता था कि वो उसको अपनी तरफ से घुमाए, घूर कर उसकी आंखों में देखे और गुस्से में उसे बोले इन्फीरियर कैरेक्टर, क्वेश्चनेबल एबिलिटीज़। उसका दिल करता था कि वो पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुमने मेरे लिए ये सब बोला है। वो कहीं ना कहीं घुटनों के बल बैठा करता था चू वेनिंग के सामने, और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई जो डॉग होता है वो उसके सामने झुककर उसे नमस्कार कर रहा हो। वो सच में उसे मन में दिल करता था कि चू वेनिंग उसे एक बार तो प्रेज़ करे। वो उसके सामने कहता है ये डिसाइपल हेड जो है वो शिजुन की टीचिंग की वजह से है। इन चू वेनिंग की नज़रों में मो वेयू हमेशा हम्बल बनना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। वो वैसे एक यंग मास्टर बन के रह जाता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो फाइनली समझ आता है कि जो लोग होते हैं चू वेनिंग की तरह, वो सिंपली किसी को भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते और किसी को भी पसंद नहीं करते। उसने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया था पास्ट लाइफ में भी, और मोरन जो है वो जब लाइफ एंड डेथ पीक पे कंट्रोल ले रहता है और जब वो हेड बन जाता है हायर कल्टिवेशन रिल्म का, वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को अपने अंडर रखता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं और हर कोई उसके नाम से थर-थर काँपा करता था। सारे के सारे उसके नाम से डर जाया करते थे, और वो जानता है कि उसके ओरिजिन्स काफ़ी डर्टी हैं, उसका पास्ट धब्बों से भरा हुआ है, और उसका नाम हश टोन में सब लेते थे, मो व्यू मतलब ताशिया जुन। ताशिया जुन कौन है? वो एक इमॉर्टल एम्परर है जिसने इतनी दहशत गर्दी फैलाई होती है कि लोग उसके नाम से डरते थे, उसे नफरत करते थे और उसे एक्सट्रीम लेवल पे नफरत करते थे। मोरन के नाम से 10,000 लोग जो है उन्हें मार दिया गया था, और एक की भी सोल को नहीं जो है सेव किया गया। ये इमॉर्टल एम्परर मोवियो सच में बहुत खतरनाक था। यहाँ पर कुछ भी हो जाए वो इतना डरते थे, उन्हें नहीं पता था वो क्या करें। लाइफ एंड डेथ पीक जो है वो सच में एक टाइम पर आकर इसे पूरा तबाह कर दिया गया था। ना जाने कितने पीपल उसके सामने घुटनों के बल वू शान हॉल में बैठकर उसकी प्रेज किया करते थे, उसके सामने दिन रात झुककर उसको नमन किया करते थे। और ताशिया जोन जो है वो सोचता था कि मैं हमेशा जीऊँगा। उसके सामने सारे जैसे लॉन्ग लिव किंग बोलते हैं, ऐसे विल लिव फॉर एवर एंड नेवर फॉल्टर बोला करा करते थे। उसे इतना अच्छा लगता था ना, जब तक वो चू वेनिंग का फेस जो है क्राउड में नोटिस नहीं करता तब तक वो इन सारी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करता था। लेकिन इस पॉइंट पे चू वेनिंग ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था अपने कल्टीवेशन बेस को, और वो यहाँ पर दानशिन हॉल में उसे पकड़कर एक प्रिजनर की तरह, यानी कि एक गुनहगार की तरह रखा गया था। मॉरन जो है वो मारना चाहता था चू वेनिंग को, लेकिन वो नहीं चाहता था कभी भी चू वेनिंग जल्दी से मर जाए। वो चाहता था चू वेनिंग के एक एक बॉडी के जो चारों हाथ पैर और अंग हैं, इन्हें काट काट कर इनका कतरा कतरा खून उसकी बॉडी से निकाला जाए, सिर से लेकर पैर तक उसके जिस्म को टॉर्चर किया जाए, और उसके शरीर पे सिर्फ निशान के अलावा और कुछ ना हो, जैसे मानो उसने एक स्पेल डाल दी हो उसके पूरे के पूरे जो वाउंड थे उनके ऊपर, कि वो बस अपने जिस्म से सिर्फ कतरा कतरा लहू बहेंगे और कुछ नहीं होगा। वो चाहता था उसका एक एक बूंद धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को छोड़े, ताकि वो तड़पता देख सके चू वेनिंग को। यहाँ पर जब सेरेमनी होती है हमारे मोरन की, जब वो राजा बनता है और उसका कोरोनेशन होता है, तब आधा दिन लग जाता है। चू वेनिंग का ब्लड सुबह से बह रहा होता है, और वो बहते बहते एक वक्त आता है जब वो ख़त्म हो जाता है और वो मर जाता है। मोरन जो फाइनली ना जाने कितने टाइम से उसे टॉर्चर कर चुका था पास्ट लाइफ में, वो अरेंज करता है चू वेनिंग के लिए कि चू वेनिंग जब उसका ताजपोश होता है उस टाइम वो इतनी बुरी हालत कर देता है चू वेनिंग की कि उसके शरीर के हर जगह से एक एक बूंद करके
खून टपकता रहता है। जब वो सुप्रीम लॉर्ड बन जाता है कल्टीवेशन वर्ल्ड का, चू वेनिंग जो है वो लाइफलेस लाश की तरह जो है वहाँ पर पड़ा होता है, क्योंकि वो इतना टॉर्चर करता है कि चू वेनिंग मर जाता है। उसके सामने से हर चीज़ डिसअपियर हो जाती है। वो इतना ज़्यादा सच में ग्रेट पर्सन था, लेकिन वो मन में सोचता है कि ये पर्सन मर कैसे गया, इससे अभी भी उसे बहुत सारा बदला लेना है। वो हैंडसम पतला दुबला सा लड़का, वो पतला सा पेल फेस उसका, और उसके एक्सप्रेशन जो सॉफ्ट थे, वो ताशिया जुन की तरफ देखता है मरने से पहले। और यहाँ पर उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ डिस्गस्ट था मोरन को देख के। मोरन को यहाँ पर जब उसकी सेरेमनी चल रही थी, वो पागल सा हो गया था। वो चू वेनिंग को देख रहा था क्रेजी तरीके से, और यहाँ पर उसे लग रहा था कि चू वेनिंग कहीं ना कहीं उसकी तरफ तरस खा रहा है। एक मरता हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान उसकी तरफ तरस खा रहा है, उसे ऐसी नज़रों से देख रहा है कि उसे दुख हो रहा हो मोरन को देख के। एक्चुअली सच में वो तरस भरी नज़रों से देख रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे मोरन को बहुत गुस्सा आता है। और उसका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भरता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से उसे नफ़रत हो गई थी। वो दानशिया हॉल में था, लेकिन उस टाइम वो हमेशा वूशन हॉल को दोबारा से वो दानशिया हॉल का नाम रखता है, वूशन हॉल। यहाँ पर वो सडनली सब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि उसके सामने वर्शिप कर रहे थे उनके सामने खड़ा हो जाता है, और वो प्रेस वॉइस में लोगों की तरफ देखता है। वो काले कपड़ों में था और वो धीरे धीरे नीचे आता है सबके सामने। वो चू वेनिंग की जो ठोड़ी होती है उसे पिंच करके उसका चेहरा अपने सामने रखता है और कहता है, शिजुन, आज कितना अच्छा दिन है ना आपके डिसाइपल के लिए, तो आप इतने नाखुश क्यों हैं? 1000 लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन इस मोमेंट सारे चुप थे। चू वेनिंग जो है वो अब आंसर नहीं करता, उसका एक्सप्रेशन ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है, मेरे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है तुम जैसा। मोरन जो है वो एकदम से हैवी हर्ट वाली लाफ देता है, मतलब हंसता है, और फ्रीली वो कहीं ना कहीं इस आदमी को देखने लगता है। इस गोल्डन पैलेस में ये कैसे मना कर सकता था? और उसे शौक नहीं लगता, क्योंकि उसने चू वेनिंग को टॉर्चर इतना किया था। फिर वो कहता है, शिजुन, आप कितने पत्थर दिल हैं, आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कोल्ड हूँ? और वो हंसता है और कहता है, मेरे जैसा डिसाइपल आपका नहीं है तो मुझे कल्टीवेशन किसने सिखाई? किसने मुझे ये टेक्निक सिखाई? और कौन था वो जिसने मुझे इतना क्रूअल और कोल्ड हार्ट बना दिया? हाँ, कौन था वो, बताओ ना। मैं अभी भी उन निशान से मुक्त नहीं हुई है मेरी बॉडी जो आपने मेरे ऊपर डाले। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसने मुझे ऐसा शैतान जैसा बना दिया? उसकी स्माइल जो है वो उसके चेहरे से गायब हो जाती है, और वो आईसी कूल तरीके से चू वेनिंग को देखता है। चू वेनिंग को देखकर वो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, चू वेनिंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेरे जैसे डिसाइपल को लिया? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम्हें मेरे जैसे गंदे इंसान को अपने पास रखते हुए भी शर्म आती थी? क्या मेरा खून इतना गंदा था कि तुम उसे धो डालना चाहते थे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ चू वेनिंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या था ये कहने से कि इन्फीरियर कैरेक्टर, क्वेश्चनेबल एबिलिटीज़? हाँ, यहाँ पर वो अक्सर गुस्सा हो जाता था ये वर्ड सुन के। तभी वो कहता है, फाइनली वो पागल हो चुका था, उसकी वॉइस जो है वो चीख में बदल जाती है और वो चिल्ला रहा होता है, और वो कहता है, तुमने कभी भी मुझे अपना डिसाइपल नहीं माना, तुमने कभी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने शिजुन की तरह ट्रीट करता था। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था, एडमायर करता था, और तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया। तुमने कभी मुझे प्रेज़ नहीं किया। कुछ भी हो जाए, मैं कितना तुम्हारे लिए कुछ कर लूँ, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम ठीक है ना? चू वेनिंग काँप रहा होता है, उसका फेस जो है वो पीला पड़ गया था। यहाँ पर पिछले जन्म की उनकी वो कन्वर्सेशन जहाँ पर चू वेनिंग अपना दम निकालने वाला था, उससे पहले की हुई कन्वर्सेशन की एक झलकी चलती है, जहाँ पर चू वेनिंग अपनी आंखें खोलता है और वो मोरन की तरफ देखता है। उसके लिप्स मूव होते हैं और जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, बट इन द एंड वो कुछ नहीं कह पाता। लाइव डेथ पीक में यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी और 2 पीपल जो हैं वो बच गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वहाँ पर इतनी ज़्यादा चुप्पी होती है। मोरन जो है फाइनली काम डाउन होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है और दोबारा खोलता है अपनी आंखों को। वो हेट करता था इस स्माइल से जो चू वेनिंग के चेहरे पे थी, और क्राउड वहाँ पर एकदम से कांप जाता है। वो एकदम से जेंटली अफेक्शन के साथ बोलता है, शिजुन, आप मेरी तरफ इतनी बुरी नज़र से देखते हैं, आपको लगता है मैं वीक हूँ? थोड़े से पोज के बाद वो फिर से यहाँ पर देखता है। 1000 ऑफ पीपल उसके सामने घुटनों के बल थे और एक कुत्ते की तरह उसके सामने दुम हिला रहे थे, और वहाँ पर वो उसे पूछ रहे थे एज अ कल्टिवेटर वर्ल्ड मास्टर। और वो अपने धीरे से चू वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, अब क्या?
तुम्हारे मरने से पहले मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, इस वर्ल्ड में कौन इन्फीरियर है और कौन सुपीरियर, और तुम्हें क्या लगता है कौन किसके कदमों के नीचे है? कम ऑन, कौन किसके कदमों के ऊपर है एज एम्परर? कौन ऐसा है जो कि इस टाइम हार गया? चू वेनिंग अपनी आंखों को नीचे करता है और स्टिल वो मोरन के ये सब फालतू की बातें सुन रहा था। वो धीरे से अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ते हुए मोरन उसकी चिन को फिर से ग्रैब करता है, उसके फेस को उठाता है और फोर्सली वो उसे कहीं ले जाना चाहता था, लेकिन जो हमारा मोरन होता है वो फ्रोज हो जाता है। फर्स्ट टाइम वो देखता है कि एक रिग्रेट है चू वेनिंग के फेस पे, वो अनफेमिलियर सी चीज़। मोरन को ऐसा लगता है जैसे कुछ उसके अंदर जल गया हो। मोरन गुस्से में उसे कहता है तुम। चू वेनिंग के एक्सप्रेशन जो थे वो पेनफुल थे और वो कहीं ना कहीं अपने दिल में बहुत सारे गम छुपाए हुए था, जिसकी वजह से उसका दिल छल्ली हो रहा था। और यहाँ पर उसकी वॉइस सॉफ्ट थी। धीरे से जो मोरन होता है वो जानता था कि वो क्या कह रहा है। तभी वो एकदम से चू वेनिंग के मुंह से वर्ड आते हैं, आई एम सॉरी मोरन, यही तुम्हारे शिजुन की गलती है। और इस मोमेंट सारे के सारे जो उसके आसपास थे वो सारी दुनिया स्टॉप हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो, यहाँ पर ग्रास हिल रही हो, पेड़ हिल रहे हों, और जैसे एकदम चुप्पी सी छा जाती है। वो एकदम से चू वेनिंग के फेस की तरफ देखता है और वो साइड से उसे देख सकता था। इस मोमेंट वो उसके मन में कितने सारे थॉट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उसके थॉट में एक स्ट्रेंज चीज़ थी कि एक थॉट एक्चुअली वो नहीं जानता था कि वो कैसे असेंड करे सारी चीज़ों को, जो कि चू वेनिंग से ऊपर थी। बहुत सारा वक्त गुजर चुका था और ना जाने पास्ट में कितनी चीज़ें हो चुकी थी। मोरन का माउथ जो है वो हकलाते हुए वो धीरे से कहता है, क्या कहा तुमने? चू वेनिंग उसकी तरफ स्माइल करता है और ये स्माइल अनफेमिलियर थी मोरन के लिए, जो जानता था कि ये एक्सप्रेशन कितना अलग है इसकी फोनिक साइज में। और दोनों आइज़ जो है स्लोली बंद होती है और चू वेनिंग जो है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। मोरन भागकर उसे शोल्डर से पकड़ता है जब चू वेनिंग गिरने वाला होता है और वो धीरे से टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, चू वेनिंग क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। लेकिन ये जो पर्सन था ना उसके आर्म्स में रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसके होठ सूख गए थे और इसका फेस जो था वो इनडिफरेंट एक्सप्रेशन में था। और मरने से पहले जो उसने कहा उसका फेस फ्रोज रह गया था। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और जो कि जैसे ही उसकी मेमोरीज मोरन ये फेस देखता है फर्स्ट टाइम, उसने ऐसा चू वेनिंग का फेस तब देखा था जब वो स्काई रीचिंग पगोड़ा में फर्स्ट टाइम चू वेनिंग को वहाँ पर बैठे हुए देखता है, जब उसने उसे एज अ शिजुन चूज़ किया था। वो फेंट स्माइल बहुत जेंटल थी। वो ज़ोर से चिल्लाता है, चू वेनिंग। चू वेनिंग जो है वो बिगोनिया फ्लावर कहीं ना कहीं उसे अटैच था। उसका जो बिगोनिया फ्लावर है उसका कहीं ना कहीं सिंबल था। फाइनली वो जानता था उसे क्या चाहिए। वो तभी के तभी शिजुन की लाइफ हमेशा चाहता था। वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना चाहता था, लेकिन ये क्या आज वो इतने बड़ी जगह उसका ताजपोश होने जा रहा है, लेकिन उसके मन में जो हेटर्स हैं वो अपने ताजपोश को रोककर यहाँ पर चू वेनिंग के लिए खड़ा है। मोरन जो है वो देखता है उसके आसपास जैसे काला धुआं आ गया हो उसकी फिंगर ट्रिप पे, और क्विकली वो बहुत सारी जो चू वेनिंग की ब्लड वेसल है उन्हें सील करने की कोशिश करता है। उसकी लास्ट पल्स को देखता है। वो कहता है, तुम मरने वाले हो इस तरह से? मोरन की आंखों में जैसे गुस्सा आ गया हो और कहता है, अभी हमारी बातचीत यहाँ ख़त्म नहीं हुई चू वेनिंग। मैंने तुमसे अपना अकाउंट सेटल नहीं किया है और ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें मार दूंगा, शूमेंग को मार दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा कुनलन ताशू पैलेस को, और ना जाने कितने सारे लोगों को मैं मार दूंगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हें जान से मार दूंगा, टुकड़ों में काट दूंगा। क्या समझ रहे हो तुम खुद को? यहाँ पर मोरन कहीं ना कहीं बौखला गया था, क्योंकि चू वेनिंग उसके ही बाहों में आज दम तोड़ने वाला था। यहाँ पर मोरन जो था वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, जो इसकी ताजपोशी की जो टाइम था इस सेरेमनी को ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इवन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अपने घुटनों पर बैठे इसके लिए दुआ कर रहे थे, और वो अपना माइंड फटाफट से चेंज करता है और वो नहीं चाहता था कि चू वेनिंग मर जाए। वो नफरत तो करता था चू वेनिंग से, लेकिन वो चाहता था चू वेनिंग जिंदा रहे। वो उसे जिंदा देखना चाहता था। वो तभी के तभी चू वेनिंग को अपने हाथों में उठाता है, और जो कि अब उसे खो चुका था। यहाँ पर खून धीरे धीरे उसकी बॉडी में से निकल रहा था। तभी वो उसकी बॉडी को लेके रूफ पे जाता है और उसके रोब
हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर उसके रोप जो थे वो एकदम विंग्स की तरह लग रहे थे, जैसे किसी बाज की बहुत बड़े से विंग्स हों, और क्विकली वो एक टावर से दूसरी जगह उड़ता हुआ जाता है और स्ट्रेट वो साउथ पीक जगह चला जाता है, स्ट्रेट रेड लोटस पवेलियन में, जो कि चू एनिंग जहाँ पर रहा करता था। ये जगह जो थी वो कहीं ना कहीं उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी और ना जाने कितनी इमॉर्टल हर्ब्स यहाँ पर रहा करती थी, और वो चाहता था कि चू एनिंग को वो कैसे ना कैसे करके बचा ले। लेकिन जब कोई इंसान जिंदा था तब आप उससे इतनी नफरत करते हो, लेकिन जैसे ही वो पर्सन मर गया तो इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद वो नफरत भी उसके साथ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। हमेशा चू एनिंग को मारने वाला इंसान आज चू एनिंग को बचाना चाहता था। कितनी अजीब सी बात है ना। अगर चू एनिंग मर जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा इस वर्ल्ड में, क्योंकि मोरन का तो एक ही उद्देश्य था कि वो चू एनिंग को टॉर्चर करे शीमी की डेथ के लिए। वो अपने बेड पे बैठा होता है और उसकी मेमोरीज उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में थी। ये आधी रात हो गई थी, मोरन अभी भी सो नहीं पा रहा था और वो अपने उस पुराने लाइफ टाइम को याद कर रहा होता है और इस जन्म में वापस वो आता है। मोरन सिंपली उठता है, अपना मुंह धोता है और अपने कपड़े पहनता है। वो अपने हाथ में एक लालटेन लेता है और वो वापस से यान लुओ हॉल की तरफ जाने लगता है। चू एनिंग वहाँ पर ज़रूर घुटनों के बल बैठा होगा। क्या उसने अपनी रिप्लेस की है बैंडेज या नहीं, यही सब चीज़ें मोरन के मन में चल रही थी। और वो जानता था कि ये जो चू एनिंग है ना कितना ज़िद्दी है। अगर ये इसके रास्ते में जो भी इंसान आएगा चू एनिंग उसकी सुनेगा ही नहीं। और कभी भी वो अपनी बॉडी को इतना पेन दे रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करता है सारी चीज़ें। इवन शू मैंग भी जब उसे रोकना चाहता था तो वो अपने शिजुन को नहीं रोक पाया था। यहाँ पर वो जैसे ही यान लुओ हॉल के आगे रुकता है, ग्रीन लैंप जो था अभी भी जल रहा था और उसमें से वैक्स नीचे की तरफ गिर रही थी। चू एनिंग अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था हॉल के पास। उसका पोस्चर एकदम स्ट्रेट था, वो अभी भी हैंडसम लग रहा था उस पाइन ट्री के नीचे। जैसे ही मोरन उसकी बैग को देखता है उसे रिग्रेट होता है कहीं ना कहीं आधी रात में, क्यों ये यहाँ है। वो चू एनिंग की तरफ देखता है और वो पागल हो जा रहा था, बट जैसे ही वो यहाँ आया देखता है कि वो वापस से टर्न अराउंड होता है और उसे बहुत स्टूपिड सी फील हो रही होती है। वो मन में सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहा है। वो वहाँ पर धीरे से उस लालटेन को नीचे रखता है और अपने पैरों के पास वो वहाँ से छोड़ के जाना तो नहीं चाहता था। वो बाहर खड़ा रहता है और विंडो से उसको देखता रहता है। विंडो से वो देख रहा होता है कि किस तरह से उसके चीक्स, उसके हाथ चू एनिंग के उसे दूर से दिख रहे थे। एक कॉपर बेल जो थी वो वहाँ पर थी, जो कि धीरे से बज रही थी। फ्रेग्रेंस थी वहाँ पर फ्लावर की, और जो प्लांट थे वो पूरी जगह पे भरे हुए थे। दोनों के दोनों वहाँ रहते हैं, एक जो घुटनों के बल था और एक जो खड़ा था। दोनों के दोनों एक दीवार की वजह से सेपरेटेड थे। एक विंडो से एक को देख रहा था और एक चुपचाप एम्प्टी होल के अंदर था। यहाँ पर अगर कुछ हो जाए, रिबॉर्न होने से पहले मोरन अगर इस पोजीशन में चू एनिंग को देखता, वो मन में सोच रहा था कि मैं भागकर इस हॉल में जाता और चू एनिंग को ऑर्डर करता कि चुपचाप जाके सो जाओ। लेकिन चू एनिंग जो था वो कभी भी दिल से ये चीज़ नहीं करता। वो जानता था कि चू वेनिंग के जो हैंड है ना, उन्हें वो पकड़कर एक साथ बांध देता और रफली उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता। बट अब पोजीशंस अलग हैं, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो चू वेनिंग को ऑर्डर कर सके। मोरन जो है उसे कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है कि उसके अंदर का जो इंसान है ना, वो विंडो से इसे क्यों देख रहा है, इस चू वेनिंग को। ये पर्सन उसके अंदर जो है, उसके अंदर जब भी वो झांक के देखता है चू वेनिंग के लिए नफरत दिखती है। लेकिन जब वो चू वेनिंग को इस तरह से देखता है, उसके फीचर्स को देखता है, और अब वो उसका चेहरा जिसे वो देख रहा था उसे रेजिस्ट नहीं होता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद बिल्ली जो है घुटनों के बल बैठी हो बिना अपने सिर को हिलाए हुए, और ये यहाँ एक फुलिश डॉग की तरह सारी रात उस बिल्ली को देख रहा हो, वो भी बहुत दूर से। ये अजीब सा रिश्ता है ना दोस्तों, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में, जहाँ स्टूडेंट समझता है कि उसके मन में जो भी चीज़ें हैं वो हेटफुल हैं, लेकिन ये हेट आखिर आई कहाँ से, ये हमें आगे आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। क्या उसके मन में चू वेनिंग के लिए प्यार है, या फिर उसके मन में चू वेनिंग के लिए नफ़रत है। अगर आपको लगता है नफ़रत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है ये प्यार है तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।